नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। एक बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने जारी किया घोषणा पत्र। छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाएंगे, अमित शाह का यह कहना है। 15 सालों में रमन सरकार ने अच्छा काम किया है। अमित शाह ने कहा रमन सरकार में छत्तीसगढ़ का विकास हुआ। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों को नक्सलवाद से मुक्त किया। कांग्रेस की सरकार से जनता परेशान है। अमित शाह का यह भी कहना, हम वादे जिम्मेदारी के साथ निभाते हैं। कृषि उन्नत योजना शुरू करेंगे, अमित शाह ने कहा। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी ने इसे मोदी की गारंटी नाम दिया और रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी का मैनिफेस्टो लॉन्च किया। किसानों, महिलाओं से लेकर छात्रों तक के लिए कई ऐलान। तो देखिए, 3100 रुपए घोषणा पत्र में धान खरीदी, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, मजदूरों को 10,000, विवाहित महिलाओं को 12,000 रुपए सालाना देने का वादा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि घोषणा पत्र हमारा नहीं होता बल्कि होता है संकल्प पत्र। चुनाव घोषणा पत्र सिर्फ घोषणा पत्र नहीं होता है, हमारे लिए संकल्प पत्र होता है। कोई विवाद के बगैर ऐसे ही एक संकल्प की परिपूर्ति करते हुए हमने छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की थी। और छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना का उद्देश्य जो था वो एक प्रकार से विकास से महरूम रह गए ये पूरे क्षेत्र को एक नया राज्य बनाकर विकास की मुख्यधारा में सम्मिलित करना था। छत्तीसगढ़ की स्थापना के कुछ ही समय के बाद हमें छत्तीसगढ़ के लिए काम करने का मौका मिला। 15 साल तक रमन सिंह जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली और ये 15 साल छत्तीसगढ़ को बीमारू राज्य से एक अच्छे राज्य में तब्दील करने वाले 15 साल रहे। तो छत्तीसगढ़ के हमारे स्टेट हेड अनिल पुसतकर लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। अनिल जी, क्या लग रहा है संकल्प पत्र से आम जनता को कितना लुभाने में कामयाब अब बीजेपी हो पाएगी? संकल्प पत्र की मुख्य बातें क्या है, अनिल जी बताइएगा। देखिए, संकल्प पत्र तो भाजपा का जो है वो मास्टर स्ट्रोक है। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि संकल्प पत्र पे धान की कीमत का इस तरह से ऐलान होगा, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस ने जब एमएसपी बढ़ाया था धान का, लेकिन भाजपा ने इनकार कर दिया था। इस बार जो है ऐसा कोई भी पहलू उन्होंने छोड़ा नहीं है। देखिए सागर, 47 पेज का ये जो है इनका घोषणा पत्र, संकल्प पत्र है, उसमें 20 मोदी की गारंटियां हैं। 20 पहली 20 गारंटियां मोदी के नाम से है। उसके बाद से 188 वादे और हैं। तो माने आप सोचिए, छात्रों को नहीं छोड़ा, किसानों को नहीं छोड़ा, बेरोजगारों को नहीं छोड़ा, महिलाओं को नहीं छोड़ा, अविवाहित लोगों को नहीं छोड़ा, बेघर लोगों को नहीं छोड़ा। 18 लाख जो है बेघर। सबसे बड़ी जो घोषणा है उनकी जो है, किसानों को 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान देंगे। उसके अलावा 21 क्विंटल जो है प्रति एकड़ धान लेंगे। अभी तक जो है 20 क्विंटल लिया जाता था और एमएसपी जो है वो 2600-2700 रुपए अभी कुछ थी, लेकिन अब जो है ये इन्होंने 31 रुपए की घोषणा कर दी। राहुल गांधी पिछली बार आए थे, उन्होंने कहा हम 3000 देंगे, तो उनकी घोषणा पत्र में नहीं था, लेकिन उन्होंने वादा किया था हम 3000 देंगे। इन्होंने एक सीधा उसको 3100 किया और साथ ही प्रति एकड़ 1 क्विंटल एक्स्ट्रा लेने की बात की। वनोपज में भी, तेंदुपत्ता में भी इन्होंने, राहुल गांधी ने 4000 रुपए बोनस की घोषणा की थी। इन्होंने घोषणा पत्र में मोदी की गारंटी में दिया है कि हम 4500 रुपए जो है बोनस देंगे। 5500 रुपए उसका वनोपज का मूल्य रख दिया। तो कहीं चूका ही नहीं है, कहीं कोई कमी नहीं की है। बेरोजगारी के लिए की बात की, उनका फोकस इस पे भी था कि हम भ्रष्टाचार मुक्त राज्य देंगे, उसके लिए आयोग बनाएंगे, पोर्टल बनाएंगे।
और जो पीएससी का जो घोटाला हुआ है, पीएससी की जो नौकरी में जो बात हुई थी, उसकी तरफ भी बहुत फोकस है। तो ये एक प्रकार से देखा जाए तो सम्मिलित है, इसमें कोई चूक नहीं है, कहीं कुछ मतलब आप कह सकते हैं इसको, ये बीजेपी का बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है और इससे कांग्रेस जो है हक्की बक्की रह गई है। जी सागर। लेकिन अनिल जी, आपको नहीं लग रहा है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस जो अन्य राज्यों में वादे कर रही है जाकर बड़े बड़े मंचों पे, इस घोषणा पत्र में हम उसकी मिलती जुलती तस्वीरें हम देख पा रहे हैं? देखिए सागर, आपका सवाल बहुत वाजिब है। अब रेवड़ी बांटने को ये भी मजबूर हो गए। अब आप इसको एक लाइन में ये समझिए कि ये भी रेवड़ी बांटने को मजबूर हो गए। कल तक जिसको हम मुफ्त की रेवड़ी कहते थे, आज हम भी तो वही कर रहे हैं। तो रेवड़ी बांट रहे हैं, रेवड़ी ही बांटना है ये। और इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आप चुनाव में अगर मैदान में हैं तो सामने वाला जो घोषणा कर रहा है, सामने वाला जिस तरह से आचार व्यवहार कर रहा है, चुनाव जीतने के लिए जो हथकंडे अपना रहा है, वो आपको भी अपनाने ही पड़ेंगे, अन्यथा आप बाहर हो जाएंगे। पिछली बार धान के मामले में भाजपा ने ये चूक की थी और वो सत्ता से बाहर हो गई थी। इस बार भाजपा जो है, इस बार कोई चूक नहीं करना चाहती, इसलिए सबसे पहले उन्होंने किसान पे फोकस नहीं किया। किसान पे सीधा सीधा उन्होंने 3100 रुपए की बात कर दी, 3100 रुपए क्विंटल की बात कर दी, जबकि राहुल गांधी 3000 कह रहे थे। 3000 से इन्होंने 3100 कर दी। कांग्रेस ने पिछली बार 2500 रुपए की गारंटी दी, एमएसपी घोषित किया था, इन्होंने 3100 कर दिया, 600 बढ़ा दिया। और उसके अलावा 1 एकड़ जो है प्रति एकड़ जो है 1 क्विंटल एक्स्ट्रा लेने की बात कर दी। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और आपको अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो चाहे आम आदमी पार्टी यहाँ आके 10 गारंटी दे चुकी है। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने पहले ही प्रवास में यहाँ 10 गारंटी हमने दे दी, पंजाब की तरह, दिल्ली की तरह हम फ्री बिजली देंगे, फ्री स्कूल शिक्षा देंगे, ये सारी गारंटियां हो चुकी है। अच्छा, कांग्रेस की तरफ से भी अब तक 17 घोषणाएं तो हो ही चुकी है। घोषणा पत्र उनका नहीं आया है, लेकिन राहुल गांधी ने भी 8 घोषणाएं की है, प्रियंका गांधी ने भी 9 घोषणाएं की। उन्होंने तो केजी से पीजी तक हम पूरी शिक्षा। चलिए ठीक है अनिल जी, आगे बातचीत हम लोग करेंगे जब डिबेट करेंगे कि आखिर घोषणा पत्र में क्या कुछ खास है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। वहीं राजस्थान चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी ने जारी की उम्मीदवारों की चौथा लिस्ट। आम आदमी पार्टी की चौथा लिस्ट में 26 उम्मीदवारों के नाम है। आम आदमी पार्टी ने 26 उम्मीदवारों के नामों का और ऐलान किया। राजस्थान में बड़ी खबर, चुनावी हलचल इस समय जोरों पर है और हो भी क्यों ना, क्योंकि आम आदमी पार्टी इस बार चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है दमखम के साथ कि हम एक बड़ी पार्टी बनकर उभरेंगे। अब कई राज्य ऐसे रहे जहां पर आम आदमी पार्टी ने जब जब एक्सपेरिमेंट किया है, सफलता भी हाथ लगी है। तो देखिए, चौथा लिस्ट ये जा रही है आम आदमी पार्टी की। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, कई ऐसे चेहरे जो पहली बार चुनावी मैदान में होंगे। जिम्मेदारियां तमाम कि आम आदमी पार्टी जो नेशनल पार्टी बनकर उभरी, कैसे उसे अब और बेहतर पार्टी बनाया जाए। नमित त्यागी फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। नमित, आम आदमी पार्टी इस बार दमखम तो लगा रही है, 5 राज्यों के देखिए चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि हौसले बुलंद है। आम आदमी पार्टी भी चाहती है कि हाँ, अगर हमारे कुछ भी उम्मीदवार अगर जीतते हैं तो एक दबदबा तो बनेगा आने वाले लोकसभा चुनाव तक। नमित, देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से जब से आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी है, उसके बाद से जिन भी राज्यों के अंदर विधानसभा के चुनाव हुए हैं, वहां पर आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। और इसी कड़ी में आज चौथी लिस्ट आम आदमी पार्टी ने राजस्थान के लिए जारी की है। इससे पहले 3 लिस्ट आम आदमी पार्टी राजस्थान के उम्मीदवारों की जारी कर चुके हैं, जिसमें 63 उम्मीदवारों का नाम था और 26 उम्मीदवारों की ये चौथी लिस्ट जारी की, यानी कि टोटल मिलाकर बात करें तो 89 कैंडिडेट जो है वो आम आदमी पार्टी ने राजस्थान में उतार दिए हैं। लेकिन 200 सीटें हैं, 200 में से 89 का ऐलान कर दिया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने पहले क्लियर कर दिया था कि हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आज हमने देखा छत्तीसगढ़ के अंदर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान पहुंचे हुए थे, रोड शो कर रहे थे। इससे पहले कल मध्य प्रदेश में के सिंगरौली में हो गए थे। अगले कुछ दिनों में राजस्थान में भी मुख्यमंत्री के दौरे लगेंगे, रोड शो होगा। निश्चित तौर पर पिछले कुछ महीनों में आम आदमी पार्टी ने जिन राज्यों के अंदर, जिन 3 हिंदी भाषी राज्यों में चुनाव होना है, वहां पर अपने संगठन को मजबूत किया है, एक एक आदमी को जोड़ा है। लेकिन इसका कितना फायदा वोटों में तब्दील होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। चलिए, शुक्रिया नमित पूरी जानकारी के लिए। वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री राजकुमार आनंद के खिलाफ ईडी की छापेमारी खत्म हो गई। ईडी की कार्रवाई खत्म होने के बाद राजकुमार आनंद ने न्यूज इंडिया से खास बातचीत की है, देखिए।
हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली सरकार के मंत्री राजकुमार आनंद जी। राजकुमार जी, कल 23 घंटे आपके यहाँ पर रेड हुई ईडी की, किस मामले में रेड थी, आखिर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर गए ईडी वाले? ईडी वाले कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं ले गए, सिर्फ पूछताछ करने की कोशिशें कर रहे थे, अपने शब्द मुंह में डाल रहे थे, रामलाल श्यामलाल के नाम ले रहे थे, आप इनको जानते हो, आप इनको जानते हो। मैंने भाई मैं तो ये नाम ही पहली बार सुन रहा हूँ। फालतू के नाम, फालतू की बातें, ये सब हो रहा था। कुछ भी नहीं था उनके पास। वो कंपनियों के मेरे पास वो नाम थे जो कंपनियां हम 2005 में बंद कर चुके हैं, जो कंपनियां अबेंडन हो चुकी हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के बाद। उनको पता है, उन्होंने चेक कर लिया, उसके बाद भी उसका नोटिस लेकर आ गए। ईडी की तरफ से जो बताया गया कि कस्टम से जुड़ा कोई मामला था, कितना? मैं तो बताया भी कि कस्टम से ही जुड़ा मामला था, लेकिन वो कंपनियां बंद हो गई और उसका केस सब जुडिस है। एक सब जुडिस केस को आप किसी के घर पे जाके क्या ले लोगे उसमें? अच्छा, इसके अलावा क्योंकि 23 घंटे छानबीन हुई है, क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स या फिर कुछ लेकर गए ईडी वाले? कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। कुछ डॉक्यूमेंट जो टेबल पे थे उनको उठा ले गए। अब मुझे भी नहीं पता क्या है उसमें। आप लोग टाइमिंग पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि कल के दिन ही अरविंद केजरीवाल को ईडी ने बुलाया था और कल ही के दिन आपके घर पर रेड। टाइमिंग पर इतने बड़े सवाल हैं इसमें कि आप देखिए कि जो कस्टम के केसेस होते हैं उसमें एक प्रोसिक्यूशन फाइल होती है और 7 साल एक्सपायर होने के बाद कोई प्रोसिक्यूशन फाइल नहीं होती है अमूमन। ठीक है, हमारे केस में जून के महीने में अचानक एक प्रोसिक्यूशन फाइल हो जाती है। एक केस सब जुडिस है सेस्टेट में, एक केस का प्रोसिक्यूशन फाइल हो चुका है। उसके बाद ईडी का एंटर करना क्या संदेश देता है कि ईडी भेज के सिर्फ डराया जाना है और हमारे नेता को डराया जाना है, हमारी पार्टी को डराया जाना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो आपसे भी कुछ पूछताछ हुई? हमें वही ऊपर से आदेश है, सर आपको ये कर देंगे, आपको वो कर देंगे, आप अपने आप को बचा लो। मैंने कहा यार कहाँ बचा लूँ मैं, कहाँ से बचा लूँ, मैंने किया क्या ये तो बता दो। एंड में कुछ नहीं था। बिल्कुल 23 घंटे तक राजकुमार आनंद जो कि दिल्ली सरकार के मंत्री हैं, उनके घर पर ईडी की रेड हुई और सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी कह रही है कि बेवजह हमारे नेताओं को परेशान किया जा रहा है। कैमरा पर्सन भूषण के साथ नमित त्यागी, न्यूज इंडिया, दिल्ली। वहीं रेप पार्टियों में सांप का जहर उपलब्ध कराने के आरोप में यूपी पुलिस ने यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी विजेता एल्विश यादव के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज की है। बीजेपी सांसद और पीपल फॉर एनिमल्स की संस्थापक मेनका गांधी ने एल्विश यादव की गिरफ्तारी की मांग की है। न्यूज इंडिया से खास बातचीत के दौरान मेनका गांधी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए आप। हमारे साथ मेनका गांधी जी मौजूद है। मैम, जिस तरीके से आपने बताया कि लंबे समय से इस पूरे ऑपरेशन को आपकी टीम कर रही थी और जिन सांपों को पकड़ा गया वो प्रतिबंधित भी हैं। एल्विश यादव कह रहे हैं कि मैं जांच के लिए तैयार हूं और उन्होंने योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है कि उनकी पुलिस जो भी पूछताछ करेगी मैं कहीं भी आने को तैयार हूँ। तो जाए, इस वक्त तो वो फरार है, तो फरार किस लिए है फिर? जाए, पुलिस में जाए। अभी पुलिस उसको ढूंढ रही है नोएडा की। उन्होंने कहा मैं तो सो रहा था, मुझे पता भी नहीं था इतना बड़ा मेरे पीछे षड्यंत्र रचा गया, मेरे नाम को बदनाम किया जा रहा है। कौन सा षड्यंत्र? आज सुबह तक मुझे ये भी नहीं मालूम था उनका नाम क्या है। तो ये जो बयान है वो खुद जो गिरोह को पकड़े थे, पहले मथुरा में और अभी नोएडा में, दोनों ने उसका नाम लिया, हमने तो नहीं लिया। हम तो जानते भी नहीं कौन है। जिन सांपों को मैम बताया जा रहा है और आपने खुद व्यक्तिगत फ़ोन भी किया, नोएडा पुलिस को सूचना भी दी। एल्विश यादव ने एक वीडियो साझा करके कहा ये 6 से 7 महीने पुराना वीडियो है और ये शूटिंग के दौरान इस्तेमाल किया गया था। नहीं बेटा जी, हमने कल पुलिस के सामने वीडियो लिया, पुलिस के सामने वो वीडियो लिया गया और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सामने वो वीडियो लिया गया। तो कैसे बोल सकते हैं कि पुराना है? मैम, इसमें कितने लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि एक तो बड़ा स्टार जिसको तमाम यूथ फॉलो कर रहा है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मंच साझा की एक बड़े कार्यक्रम के दौरान भी, तो ये किस तरीके से युवाओं को भी कहीं ना कहीं इस तरीके का जो चीज़ निकल गया, पहली बार लोग सुन रहे हैं सांपों से नशा और तमाम चीज़ें। तो अगली दफ़ा जब वो कोई यूट्यूबर को फॉलो करना चले तो देख तो ले कि उनके हीरो कौन है। इतनी ही मेरी राय है। आजकल यूट्यूब में टीआरपी बढ़ाने के लिए लोग कपड़े और जूतों से आगे निकल गए। अब तो कुछ भी अनाप शनाप करने, छत से कूदेंगे, कानून तोड़ेंगे, पीटेंगे, वायलेंस दिखाएंगे। अब यूथ को खुद ब खुद चुनना चाहिए। इस देश में बेहद अच्छे लोग हैं, क्यों नहीं उनको अपना हीरो बनाए।
बहुत बहुत धन्यवाद मैम न्यूज़ इंडिया से बातचीत करने के लिए। तो ये थी मेनका गांधी जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि तमाम ऐसे लोग हैं जो यूथ को सिर्फ फॉलो करते हैं लेकिन उनके पीछे की सच्चाई नहीं देखते। लेकिन इनके एनजीओ ने जिस तरीके से इस पूरे मामले में रेड किया और उसके बाद से तमाम चीज़ें निकल कर के सामने, इससे सवाल खड़ा होता है कि इसके पीछे और भी बड़ा जो रैकेट है वो काम कर रहा होगा। कैमरा मनीष के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। यूट्यूबर एल्विश यादव के खिलाफ नोएडा के सेक्टर 49 थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। पूरे मामले पर न्यूज इंडिया के संवाददाता अली शरण ने नोएडा के डीसीपी रामबदन सिंह से बातचीत की है, सुनिए आप। चर्चित टीवी शो बिग बॉस के विजेता अखिलेश यादव के खिलाफ नोएडा सेक्टर 49 में मुकदमा दर्ज हुआ है। हालांकि 5 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ खुद डीसीपी मौजूद हैं रामबदन सिंह, उनसे बात करके जानेंगे इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई की गई और कैसे पुलिस को सूचना मिली थी इस पूरे मामले की। सर, आपको किस तरह सूचना मिली थी और क्या पूरा मामला है, ज़रा विस्तार से बताइए। देखिए, इनमें एक गौरव गुप्ता हैं जो लक्ष्मी नगर के निवासी हैं दिल्ली के। उन्होंने थाने में सूचित किया था कि सेक्टर 51 में एक ग्रुप है जो सांपों का जहर निकाल करके और रेव पार्टियों के लिए सप्लाई करता है। तो वो लोग आज इकट्ठा हैं। इस पर 49 के जो इंस्पेक्टर हैं वो गए थे और उसमें से उनकी गिरफ्तारी की गई थी। जब उनकी तलाशी हुई तो उनके पास से 9 सांप मिले थे, जिसमें 5 कोबरा हैं, 2 मुँहे वाले हैं, एक अजगर है और एक घोड़ा पछाड़ जो बहुत तेज़ दौड़ने वाला, हमारे यहाँ पानी वाला सांप बोलते हैं, वो बरामद हुए हैं। इनके पास से 20 ml करीब वेनम भी बरामद हुआ है और इसमें से 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने FIR में इस बात का उल्लेख किया है कि हमने एल्विश यादव से संपर्क किया था कि हमें सांप का जो है वेनम चाहिए, तो उस पर उन्होंने राहुल यादव का नाम दिया था, उसका नंबर भी दिया था। उसी से संपर्क करके इनका कहना था कि हमने एक स्टिंग किया, उसी पर इनकी गिरफ्तारी की गई है। इस मामले में पुलिस ने FIR पंजीकृत कर ली है और सभी पहलुओं की बहुत गहराई से जाँच की जा रही है। जो दोषी है उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, आपने जो 5 सपेरे गिरफ्तार किए, जैसे अभी आप जिक्र कर रहे हैं, मौके से बरामद हुए, क्या उनका आपको प्रोफाइल आपने खंगाला के कहाँ के हैं या उससे पहले इस तरह के काम करते हैं या ऐसी पार्टियों में वो इस तरह की चीज़ें उपलब्ध कराते हैं? अभी तक तो उनका ये कहना है कि ये केवल राहुल करता था, हमको तो बुलाया गया था, चूँकि हम सांप को पकड़ने छोड़ने का धंधा करते हैं इसलिए हमको बुलाया गया है। अभी उनसे और कोई विशेष बात नहीं निकल करके आई है। अच्छा, अखिलेश यादव का क्या अभी तक प्रोफाइल निकल के आ रहा है सामने, क्योंकि आप की टीमें लगातार काम कर रही हैं, जैसे अभी आप कह रहे थे, तो क्या कुछ निकल के अभी तक आ रहा है सर? अभी तक देखिए, अभी किसी कंक्लूजन पे हम नहीं पहुंचे हैं। इस पर हम सारे सबूत इकट्ठा करेंगे, उसी के अनुसार भी आगे कार्रवाई में बढ़ेंगे। तो सर, क्या जो जिस तरह से सबूत इकट्ठे कर रहे हैं इसके आधार पर हो सकता है कि इसमें भूमिका है, जैसे आप बता रहे हैं कि उन 5 लोगों ने बताया है, या गौरव है शिकायत करता, उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले का जो ऑर्गेनाइज कराते थे वो अखिलेश यादव कराते थे, तो क्या संभव है कि भूमिका निकल सकती है? दोनों चीज़ें हो सकती हैं, निकल भी सकती है और नहीं भी निकल सकती। जब तक जांच न पूरी हो तब तक हम किसी भी चीज़ को कंफर्म नहीं कर सकते हैं। तो जैसे कि साफ तौर पर सुना कि जो डीसीपी साहब, उनका ये कहना है कि इस पूरे मामले की जांच चल रही है गहराई से, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल 5 जो आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार कर रखा है, उनसे पूछताछ की प्रक्रिया जारी है। कैमरामैन राम नरेश के साथ अली शरर, न्यूज़ इंडिया। वहीं दिल्ली में प्रदूषण का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ग्रेड 3 को लागू कर दिया गया। दिल्ली के आउटर रिंग रोड से देखिए हमारे संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट। दिल्ली के अंदर जैसे ही सर्दियों का मौसम आता है, दिल्ली की हवा में जहर घुलना शुरू हो जाता है। हालांकि दीपावली से पहले ही दिल्ली का AQI लेवल कई इलाकों के अंदर 400 साढ़े 400 के पार पहुंच गया है, जिसके बाद लोगों को सांस लेने में काफ़ी समस्या आ रही है। फिलहाल दिल्ली के अंदर आउटर रिंग रोड पर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर देखिए किस तरीके से दिल्ली एक गैस चैम्बर में तब्दील हो गई है। ये आउटर रिंग रोड का इलाका है और यहाँ पर भी AQI लेवल 400 को क्रॉस कर गया है, यानी कि बेहद गंभीर श्रेणी में AQI लेवल पहुँच गया है। हालांकि इसको लेकर आज से दिल्ली के अंदर ग्रेड 3 के नए नियम लागू कर दिए गए हैं, जिसके अनुसार दिल्ली के अंदर जो BS3 मॉडल की पेट्रोल गाड़ियां हैं उन पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा BS4 जो डीजल गाड़ियां हैं उन पर भी पाबंदी रहेगी। साथ ही साथ जो डीजल से चलने वाले ट्रक है जो कि गैर जरूरी सेवाओं में आते हैं उन पर पूरी तरीके से पाबंदी रहेगी। फिलहाल मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से चारों तरफ धुंध जो है वो इस पूरे इलाके में छाई हुई है। और ये धुंध इस वजह से भी ज़्यादा है क्योंकि अगले कुछ
दिनों तक ऐसा ही मौसम रहेगा, क्योंकि बारिश हो नहीं रही है, हवा चल नहीं रही है। यही वजह है कि पूरे हवा वातावरण में जो है धूल के छोटे छोटे कण जो है वो आपको तैरते हुए नजर आएंगे। कुल मिलाकर बात करें तो दिल्ली के अंदर AQI लेवल बढ़ रहा है, लोगों को परेशानी हो रही है, अस्पतालों में भीड़ है। डॉक्टर कह रहे हैं कि ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले, और यही वजह है कि 10 बजे से ऊपर का वक्त हो गया है, लेकिन अभी भी जो मैक्सिमम गाड़ियां हैं वो अपनी देखिए जो अपनी गाड़ी की हेडलाइट है उनको जलाकर चल रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि अंधेरा है और एक तरीके से पूरी दिल्ली के अंदर ये जो प्रदूषण फैल रहा है इससे ट्रैफिक भी, ये देखिए जितनी गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हैं इनसे निकलने वाले धुएं से भी पोल्यूशन होता है। तो ऐसे में सवाल ये है कि आखिर सरकार कदम उठा रही है, लेकिन लोगों को भी अब अपनी भागीदारी निभानी होगी, क्योंकि डॉक्टर लगातार ये सलाह दे रहे हैं कि ये जो बढ़ता पोल्यूशन है वो आने वाले दिनों में लोगों की सेहत पर काफ़ी असर डालेगा। यही वजह है कि अब जो है दिल्ली सरकार कई बड़े कदम उठा रही है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर दीपावली से पहले ही AQI लेवल 450 को क्रॉस कर गया है, आखिर दीपावली के बाद में ये AQI लेवल का मीटर कहां पर जाकर रुकेगा। कैमरा पर्सन भूषण के साथ नमित त्यागी, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का काम लगातार चल रहा है। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस कार्यक्रम में PM नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। ऐसे में श्री राम मंदिर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए श्री राम जन्मभूमि परिसर में ही पुलिस कंट्रोल रूम बनाने का खाका खींचा गया और अब इस पर काम अब शुरू हो गया। गुरुवार को बाकायदा वैदिक ब्राह्मण की मौजूदगी में निर्माण से पहले भूमि पूजन किया गया, जिसके यजमान श्री राम जन्मभूमि परिसर के पुलिस अधीक्षक सुरक्षा पंकज पांडे रहे। इस पूजन में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय भी मौजूद रहे। वहीं भूटान की किंग जगमे खेसर नामग्याल इस समय भारत के दौरे पर हैं। गुवाहाटी एयरपोर्ट पहुंचने पर किंग का असम के CM हेमंत बिस्वा शर्मा ने स्वागत किया है। किंग आज से 10 नवंबर तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस दौरान वे PM मोदी से मुलाकात भी करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर और भारत सरकार के सीनियर अधिकारी भी उनसे मुलाकात करेंगे। ये नामग्याल वांगचुक का दूसरा भारत दौरा है। किंग के इस दौरे को दोनों देशों में मित्रता के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। भूटान भारत की नेबरहुड फर्स्ट निधि का एक प्रमुख लाभार्थी रहा। 2023-24 के बजट में देश की बाहरी सहायता का सबसे बड़ा लाभार्थी रहा है। चलिए इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।